प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष की इस व्याख्यानमाला में आपका स्वागत है। हम समर्थ को नहीं दोष गुसाई एकांकी पढ़ रहे थे और उसमें इसके एकांकीकार या लेखक सफदर हाशमी का परिचय हम पिछले व्याख्यान में प्राप्त कर चुके थे। आज हम इस एकांकी के सारांश को, इसके पात्रों को जानने का प्रयास करेंगे और उसके साथ साथ इस एकांकी का उद्देश्य, एकांकीकार का क्या रहा, उसकी तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। सबसे पहले आते हैं, इस एकांकी में पात्र अधिक नहीं है, 5-6 पात्र ही है और मूलतः नाम किसी का भी नहीं है। कार्य के आधार पर 2-3 पात्रों के नाम हम कह सकते हैं कि उस पद के हिसाब से, उस कार्य के हिसाब से है, वही पात्र रहे हैं। जैसे मदारी है, जमूरा है, सेठ है, पुलिस है, नेता है। हालांकि एक पात्र ऐसा है जो हालांकि वास्तविक जीवन में बोलता हुआ हमको बिल्कुल नहीं दिखता, लेकिन इस एकांकी में उसको भी एक विशेष परिस्थितिवश बोलता हुआ दिखाया गया है, जो कि इस एकांकी का एक बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला तत्व भी हम कह सकते हैं कि रहा है। सामान्यतः ऐसा दिखाया नहीं जाता है, लेकिन इन्होंने दिखाया है और वो काफ़ी कठिन कार्य था, लेकिन लेखक ने, एकांकीकार ने इस कार्य को बड़ी अच्छी तरह से करने में सफलता भी प्राप्त की है, ऐसा मेरा मानना है। वो है बोरा। वह सामान का, अनाज का या खाने पीने की कोई भी सामग्री हो, उसका बोरा था। उसमें सारी सामग्री प्रतीक रूप में मान ली गई है। इस एकांकी की शुरुआत एक मंच से होती है, जहां 2 अभिनेता उछल कूद करके दर्शकों का मनोरंजन करते हैं और मनोरंजन करते करते वो कहते हैं कि बहुत देर हो गई, अब अभिनय जो है वो शुरू किया जाए। लेकिन उसी वक्त एक मदारी के डमरू की बजने की आवाज़ बाहर से आती है, मंच से नहीं, बाहर से आती है, और उसके साथ साथ उस मदारी का भी बाद में प्रवेश होता है और उस प्रवेश की पूरी भूमिका एकांकीकार द्वारा इस एकांकी में बता दी गई है कि वो मदारी कैसा लगता है, और उस मदारी के साथ एक पात्र और है, वो कैसा लगता है। तो इस तरह से 4 पात्र हमारे सामने सीधे सीधे आ जाते हैं। और मदारी अपनी जो अभिनय शैली होती है, मदारी की जो बोलने की शैली होती है, लगभग उसी शैली में मदारी की बात को शुरू में लेखक सफदर हाशमी बताते हुए उल्टी सीधी बातें जो मदारी करके लोगों का ध्यान आकर्षित करता है संवादों के माध्यम से, अपने या अपने शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से, वो सारी बातें यहाँ आती है। जैसे मदारी के मुख से सफदर हाशमी ये कहलवाते हैं कि बात नहीं जुल्फ की, सर मरोड़ा सांप का, कैसा कुंडल मार के बैठा है जोड़ा सांप का। अब देखिए, यहाँ कोई आपको तारतम्य दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ ऐसी है कि ध्यान आपका तुरंत खींच लेगा। अक्सर मदारी और जमूरे ऐसी भाषा का प्रयोग दर्शक जो होते हैं, उनको देखने वाले जो होते हैं, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में पूरी तरह से सफल होते हैं। तो जब वो एक भीड़ को आकर्षित कर सकते हैं, तो वो संवाद हम एकांकी पढ़ने वालों को भी आकर्षित कर लेते हैं। तो संवादों का यहाँ देखिए साथ साथ चल रहा है एकांकी का, और बाद में अपनी बात कह करके, जैसे मेहरबान, कदरदान, अल्लाह, भगवान, और ये सारे संवाद जो हैं वो कह करके कि खुदा को मानने वाले, कुरान को मानने वाले या भगवान को मानने वाले सबको मैं अपना जो है सलाम कहता हूँ और अपना खेल शुरू करता हूँ। और जमूरे से सीधा कहता है कि हाँ भाई, जमूरे खेल शुरू किया जाए, और इसी के साथ उनका संवाद आपस में जमूरे का और मदारी का प्रारंभ हो जाता है। और वहीं देखिए, आकर्षण देखिए इस एकांकी का कि दर्शकों से जब खेल शुरू होने की बात करता है और मदारी जब ताली बजाने की कहता है, तो तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी कम आती है। तो जमूरे जो है बोल के कह देता है, जो कि छुपा हुआ है बोरी के अंदर या किसी कपड़े के नीचे ढका हुआ है, वो कहता है कि यहाँ के लोग तो शायद रोटी खा करके नहीं आए हैं, भूखे आए हैं। तो यहाँ 2 तरफ इशारा करता है। एक तो ताली बटोरने का तरीका है कि रोटी नहीं खा के इसलिए ताली बजाने की हिम्मत नहीं है, और दूसरा देखिए सीधा इंगित कहाँ जा रहा है,
जो इस एकांकी का उद्देश्य है उसकी तरफ ले जा रहा है। उद्देश्य क्या है वो आगे स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन लोग भूख से मर रहे हैं, ये बात इस एकांकी में आगे आनी चाहिए, ऐसा एक संकेत हमको यहाँ लेखक इस वाक्य के माध्यम से, जो कि जमूरे के मुख से कहलाई है। लेकिन मदारी उसके बाद कहता है कि भाई जमूरे की एक आदत है कि वह बिना ताली बजे खेल शुरू नहीं करता, तो दर्शकों की ताली भी वहाँ बजवा लेता है। और कदरदान मैं जादू दिखाता हूँ, मुसलमान को आदाब, हिंदू को राम राम, इस तरह से बातें करके, ये इस तरह की बातें अक्सर मदारी कहा करते हैं। हो सकता है कि आपकी आज की पीढ़ी उन खेलों से जो कि मदारियों के माध्यम से रास्तों पर दिखाई जाती थी परिचित न हो, लेकिन हमारी पीढ़ी इनसे परिचित रही है। और मैंने मदारियों के और इनके सब के खेल अपने बचपन में देखे हैं और बड़ा आनंद आता था, एक जीवंतता रहती थी, उनसे आपसी लगाव भी हम लोगों का रहता था। और अक्सर जैसा होता है उसी तरह से जमूरे को कहता है, अपने वश में करने की बात करता है, फिर कहता है कि वापिस आ जा, और फिर उसी के माध्यम से जो बात जमूरे का मदारी को करवानी होती है वो फिर जमूरे के माध्यम से करवाता है। और पूछता है कि भूत और भविष्य का सवाल बता, फिर तरह तरह के संवाद, नहीं लंबे बता, हाथों हाथ बताएगा तो सारा खेल तुरंत खत्म हो जाएगा। और वो कहते कहते कबूतरों की ओर की बात करते करते बात आ जाती है राशन कार्ड पे। बात कबूतर की होती है कि हाथ में क्या है, कबूतर है, कि कबूतर के क्या है चोंच में, कि राशन कार्ड है। अब राशन कार्ड आते ही फिर एक कदम आगे बढ़ता है उस तरफ जिस तरफ की लेखक पाठक का ध्यान या दर्शक का ध्यान खींचना चाहता है। वो क्या है? राशन कार्ड की व्यवस्था। कबूतर की चोंच में क्या है? राशन कार्ड। कबूतर को राशन कार्ड से क्या मतलब है? वो तो दाना चुगता है, कहीं भी मिल जाए चुग लेगा। लेकिन यहाँ कबूतर के माध्यम से हमारा ध्यान खींचता है हमारी उस राशन कार्ड व्यवस्था की तरफ, जो कि उस समय पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी जबकि एकांकी लिखी गई थी। अब यहाँ कुछ लोग कह सकते हैं कि कांग्रेस विरोधी है या सरकार विरोधी है, तो ये तो चलता है, हम ये नहीं कहेंगे कि उस समय जो भी सरकार रही है उसका विरोधी है। और इस नाटक की खासियत ये रही है कि हो सकता है सफदर हाशमी ने उस समय उन बातों को नहीं लिखा होगा, लेकिन चूंकि यह एक नुक्कड़ नाटक है और मदारी और जमूरे के माध्यम से करवाया जा रहा है, तो इसमें मूल बात तो वही रहती है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर मन मुताबिक या समय के अनुसार परिवर्तन करके कुछ नाम, कुछ घटनाएं जोड़ी जा सकती है जो कि लेखक ने शायद नहीं लिखे हों। तो यहाँ मदारी कहता है कि राशन कार्ड और कबूतर की चोंच में, और कहता है अबे ये होता क्या है? मदारी को पता नहीं है तब तक कि राशन कार्ड क्या होता है। तो जमूरा कहता है कि भोजन के लायक चीज़ पाने के लिए आज की तारीख में राशन कार्ड ज़रूरी है, उसके बिना हमको हमारा राशन नहीं मिलता, खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती। तो मदारी कहता है कि अरे कहावत तो है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो जमूरा कहता है कि ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं, आज सबको लाइन में लग करके राशन कार्ड दिखा करके पाना पड़ता है। तो मदारी कहता है तेरा कहाँ है राशन कार्ड, और हंसी आती है। जमूरा जो है हंसता है और मदारी को लगता है कि मजाक होता है नहीं, ये तो उनका आकर्षित करने का तरीका है। तो जमूरा अंत में कहता है कि राशन कार्ड भी उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि एक जगह मकान बना करके रहते हैं, जिनका स्थायी आवास हो। एक गरीब आदमी रोज कमाता खाता है, उसको राशन कार्ड नहीं मिलता। तब देखिए पहला व्यंग्य यहाँ राशन कार्ड पे कर दिया है कि राशन कार्ड भी किन का बनेगा? जो स्थायी निवासी हों। अर्थात जिनके पास कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत व्यवस्था हो, दूसरों का नहीं। जो निवासी हैं उनके पास कुछ तो है, लेकिन जो रोज कमाते खाते हैं, घूमते फिरते हैं, उनके तो कोई कमाई का जरिया भी पूरा नहीं होता।
लेकिन उनका राशन कार्ड बनना कठिन होता है, ऐसा यहाँ साफ कहते हैं। फिर जादूगर उस बात को टाल करके आगे बढ़ता है और पूछता है कि तुम ये काम क्यों करता है, या मैं ये काम क्यों करता हूँ। तो जमूरा कहता है पेट के लिए करता हूँ। और फिर कहता है कि आज हमने क्या खाया क्या पिया कि हमने हवा खा ली है और पानी जो है गंदा टूंटी का पी लिया है। नगर पालिका का या नगर परिषद का जो भी है, इसने यहाँ MCD शब्द का प्रयोग किया है। तो कहता है कि जादूगर ये कहते हैं, जादूगर क्या, मदारी ये कहता है हमने तो चलो जो भी खाया खा पी लिया, तो लोगों के खाने का क्या है। वो कहता है कि हाँ सोच रखा है, इसलिए बताता हूँ कि लोग लाइन लगा कर खड़े हैं और लाइन इसलिए लगा रखी है कि राशन उनको पाना है। तो मदारी कहता है कि चलो भाई इन लोगों को राशन पानी मिलता नहीं मिलता, चलो अपने व्यवस्था कर देते हैं। और फिर जमूरी से कहता है कि चल तू जो है लोगों के लिए राशन पानी ला, मैं तेरे को जादू के लिए या जादू को जो हम जानते हैं उसके आधार पे। तो जमूरा कहता है कि नहीं, मैं नहीं ला पाऊंगा। चेला सीधा नहीं कहता, वो कहता है कि उस्ताद न आज से तू मेरा गुरु न मैं तेरा चेला। तो मदारी उदाहरण देता है कि अबे मैं न राजीव गांधी न तू नेहरू। कौन सा नेहरू? अरुण नेहरू। हमारा नाता ऐसे नहीं टूटेगा। तो उस समय राजीव गांधी और अरुण नेहरू का आपस में टकराव हो रहा था जब कांग्रेस राज हुआ करता था। तो वो दोनों अलग हो रहे थे। कहता है तेरा मेरा संबंध वैसा नहीं है, इसलिए टूटेगा नहीं। वो कहता है कि साहब और कुछ भी मंगा लीजिए, जमूरा कहता है मदारी से, लेकिन राशन मैं लोगों का नहीं ला सकता। अब देखिए उस समय की स्थिति व्यंग्य पे कितना तगड़ा है कि लोगों को खाने पीने के लिए राशन मिलना भी इतना कठिन था कि लोग असंभव सा मान रहे थे। तो जमूरा कहता है कुछ भी करवा लो, मैं सब कर दूंगा, लेकिन राशन नहीं लाऊंगा, चाहे आप नाराज हो, चाहे राजी हो, चाहे मेरे को छोड़े। और ये कि अपने आप को उनका चेला मानने से और उनको गुरु मानने से भी इनकार कर देता है मदारी को। तो मदारी कहता है चल मैं अपने जो है जादू के जोर से राशन मंगवाता हूँ। और मदारी जो है जिस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, सात समंदर पार मछंदर अब तू अपने आप कलंदर। तब जमूरा फिर व्यंग्य करता है कि आपने अपने गुरुओं को याद कर लिया ना बात करने की, ये राशन लाने के लिए गुरु याद आ गए, अपने कहते हैं नानी याद आती है। तो जमूरा फिर कहता है कि इस राजीव राज में या राजीव राजा के राज में आपके जादू से जो है अनाज आ सकता था, राशन पानी आ सकता था, वो राजा दूसरे होते थे, वो पुराने ज़माने की बात हो गई। आज राजीव राज में आपका जादू काम नहीं करेगा, राशन आपको जादू से नहीं मिलेगा, आप कुछ भी कर लो। तो जमूरा जो है फिर आपस में उनकी बात होती है मदारी से, और जमूरा जो है अपने जो है जाता है बात करने या खोज करने भोजन की। और फिर एक कविता सी यहाँ लेखक जो है बताता है और उसके माध्यम से ये कहता है कि असल में भोजन कहाँ है, राशन पानी कहाँ है। तो इस पूरी कविता से ये पता लगता है कि जहाँ चींटियाँ घूमती हुई मिले, जहाँ चूहे के बिल खोदे गए हों, जहाँ चिड़ियाँ जहाँ से अनाज लाती है वहाँ, या जहाँ नव दुर्गा जो है या दुर्गा का है उत्सव बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है, रंगीनियों के साथ मनाया जाता है, उन लोगों के हाथों में वो राशन जमा है, अर्थात एक जगह इकट्ठा किया हुआ है, ये यहाँ आ जाता है। अब दृश्य बदलता है और वो दृश्य बदल कर आता है लाला पर, जो एक तीसरे पात्र मान लीजिए आप उसको, या पांचवा पात्र आप मान सकते हैं लाला को, या छठा पात्र भी मान सकते हैं। और वो लाला टेलीफोन के माध्यम से बात करता हुआ नजर आता है। अब वो परिस्थितियां पूरी तरह से साफ करता हुआ एकांकीकार आगे बढ़ता है और लाला बात करते हुए बाजार में गेहूं के भाव की मंदी की चर्चा करता है। पता लगता है कि गेहूं के भाव नीचे आ गए, तो क्या इसमें चिंता की क्या बात है। सामने वाले व्यक्ति को कहता है कुछ रेलगाड़ियां या कुछ गाड़ियां जो है गोदाम में कर दो फिट, मतलब उतना अनाज गोदाम में और इकट्ठा कर दो।
उसमें भी हमारे 1.5-2 लाख का फ़ायदा हो जाएगा। अब फ़ायदा कैसे हो जाएगा? जब इकट्ठा हो जाएगा तो अनाज के दाम बढ़ेंगे तो वो वापस बेच देगा तो फ़ायदा हो जाएगा। और देखिए उसी वक्त एक और फ़ोन आता है, वो आता है इंस्पेक्टर साहब का, और बातचीत से ऐसा लगता है कि इंस्पेक्टर साहब नाराज़ दिखाई देते हैं। क्यों देते हैं? वो सूचना देते हैं कि आपके यहाँ छापा पड़ने वाला है। तब कहता है कि इंस्पेक्टर साहब आप मेरे से नाराज़ क्यों होते हो? हाँ, याद आया कि आपने जो रंगीन जापानी टेलीविज़न की बात कर रहे थे वो मेरे पास आज आ गया है और मैं आज ही आपको भिजवा दूंगा। तो देखिए यहाँ रिश्वतखोरी भी दिखती है। लाला रिश्वत देता है तो वो इंस्पेक्टर रिश्वत ले रहा है। तो रिश्वत लेन देन का जो चलन था वो बात भी यहाँ लेखक मदारी और जमूरे के माध्यम से तथा उस लाला के माध्यम से उठाता है। अब देखिए लाला की भ्रष्टाचारी का एक और हादसा कहते हैं कि लाला किस तरह से किन किन लोगों को खुश रखता है। यहाँ तो इंस्पेक्टर को फूड इंस्पेक्टर है या पुलिस का इंस्पेक्टर है, तो वो सारे जो हैं या जो अनाज के जो निरीक्षण के होते हैं इंस्पेक्टर, उनके लिए है। फिर एक फ़ोन और आता है या फ़ोन करते हैं लाला और सावित्री नाम के पात्र से बात करते हैं और उनको कहते हैं कि सावित्री आपका जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय था उसमें मैं लाख 1.5 लाख का जो चंदा देना चाहता था वो आपको चेक से नहीं बल्कि कैश से दे देता हूँ। देखिए कालाबाजारी का एक तजरिया। चेक से लेन देन न करके कैश से लेन देन का मतलब है कि आप काला धन रख रहे हो, काला धन ही दे रहे हो और काला धन ही ले रहे हो, जो कि सरकार को नुकसान पहुंचाता है, सरकार की आमदनी को रोकता है। तो सरकार की आमदनी को रोकेगा तो सरकार का जो कर्तव्य है उसको वो अच्छी तरह से नहीं कर पाएगी। एक बहुत बड़ी बात है। और फिर उससे काम जो बताता है कि नहीं नहीं वैसे तो कोई काम नहीं था, लेकिन आपके जो मंत्री जी हैं अर्थात सावित्री नाम की महिला का मंत्री जी पर प्रभाव है, उस प्रभाव का फायदा यहाँ लेखक सावित्री के लाला जो है सेठ जो है वो मंत्री से फ़ायदा उठाना चाहता है सावित्री के माध्यम से कि आपकी नज़र इनायत हो जाए तो जो प्याज और चीनी के एक्सपोर्ट की जो फाइल है अर्थात निर्यात करने की जो फाइल है मंत्रालय में अटकी पड़ी है वो यदि हो जाए तो हो जाएगा। यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं कल आपके पास 1.5 लाख रुपए नगद लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। तभी वापिस जमूरा और लाला आ जाते हैं और वो जमूरा जो है लाला के से मांगता है कि अरे कुछ हमको भी दे दो। तो लाला कहता है कि तमीज़ से बात करो। तब यहाँ ये पता लगता है कि लाला वहाँ तो इतनी विनम्रता से बात कर रहे हैं जो ताकतवर लोग हैं या जिनसे उसका मतलब है, और जमूरे के बोलते ही उससे बदतमीजी से बोलता है। अब व्यवहार का फर्क भी देख लीजिए। जमूरा बार बार मांगता है लेकिन वो चौकीदार को कह के उसको बाहर निकालने की बात करता है, लेकिन जमूरा जो है वो फिर जो जमूरे की शैली होती है, मदारी की शैली होती है, उस शैली में यहाँ लेखक जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली कहते कहते और लेकर उसको कहता है कि अंतिम रस्म ही तेरी पूजा पूरी कर देता हूँ। और फिर भी वो सेठ जो है चौकीदार को बुलाता है। जमूरा फिर बोलता है धूम धड़क का ईचड़ कीचड़ ठाए ठूं ठुई आग बबूला की कर कंकर गायब हो जा तू। तो सेठ को या खुद को गायब कर लेता है और लाला वहाँ गश खा करके गिर पड़ता है। जब इस तरह की स्थिति देखता है तो लाला गश खा करके, अब ये जादू के माध्यम से जमूरे के माध्यम से बता रहे हैं, असल में बात ये हो सकती है कि उसकी चोरी पकड़ी जा रही है इसलिए वो बेहोश हो सकता है। फिर जमूरा जो है खुश होकर के और मिल गया राशन का बोरा मिल गया, मैंने मंत्र क्या पढ़ा हर फर्दे मजमा हिल गया, एक बल्ब रोशन किया उस्ताद जी के नाम का, बन गया आखिर जमूरा आदमी एक काम का। और बोरे से कहता है, अब देखिए यहाँ विशेष बात आती है, जमूरा बोरे से बोल कर चल जमूरे यहाँ पड़े पड़े अर्थात गोदाम में पड़ा पड़ा क्या तू अंडे दे रहा है, चल उस्ताद जी के पास उसको लेकर के आ जाता है और खुशखबरी देता है और इसको तमाशबीनों में बांट दो। मदारी उससे पूछता है अरे तू क्या कर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? कि साहब मैं ले आया। कि क्या ले आया? कि राशन का बोरा ले आया। मदारी पूछता है किससे ले आया?
कि जिसके पास मिलना था उससे ले आया। और पूरी बात जब पूछना चाहता है लेकिन जमूरा नहीं जवाब देता, अंत में जब मदारी थोड़ा सा गुस्सा सा होकर कहता है, तब कहता है खुसफुसा करके कि पास में एक पुलिस वाला खड़ा है, इसलिए मैं तेरे को बाद में जवाब दूंगा कि राशन का बोरा मैं कहाँ से लाया। कि मदारी जब पूछता है वापस थोड़ी देर बाद कि है कहाँ, तो जमूरा कहता है कि तुम्हारे पीछे ही राशन का बोरा पड़ा हुआ है। फिर उनकी चर्चा होती है जिसमें ये बताने की कोशिश होती है कि किस तरह से ये कहाँ था, कैसे था। अब इसको किस तरह से बताया जाए कि ये बोरा वापस अर्थात खाने पीने की चीज़ें वापस उसके कब्जे में नहीं जाए, ये चलता हुआ करता है और उनकी चर्चा चलती रहती है। बोरा भी अपनी बात को कहता है जिसके माध्यम से हमको स्थितियों का पता लगता है कि काला बाजारी किस तरह से होती है। वो भी एक कविता रूप में हमारे सामने रखी जाती है, जो कविता मैं थोड़े से 2 पंक्तियां पढ़ के बताता हूँ। एक खेत में जन्मा था मैं मेहनत की आग से, मेहनत के और धरती के सुंदर सुहाग से, काटा मुझे किसान ने फिर खेत से एक दिन, मंडी में लाके छोड़ दिया खेत से एक दिन। वहाँ सेठों ने उसको कोड़ियों को भाव खरीदा, फिर दूसरे को बेचा, फिर तीसरे को बेचा। जब भाव दुगना तिगना हो गया तो फिर फायदा लेकर के लोगों ने बेच दिया। और बाद में बोरा ये कहता है कि मैं मेहनत कशों की बस्ती में आबाद रहना चाहता हूँ, उनके गोदामों में नहीं सड़ना चाहता। और उस्ताद की आंखों में आंसू आते हैं तो जमूरा कहता है कि आंसू पोंछ लो, क्योंकि आंसू रहेंगे तो साफ नहीं दिखेगा, और साफ नहीं दिखेगा तो ये बोरा फिर कोई ले जा करके वापस गोदामों में भर देगा। इसलिए इस बोरे का जो माल है वो जनता में अर्थात जो लोग इसके लिए ज़रूरतमंद हैं उनको बांट दिया जाए। लाला जो है वो जो बेहोश हो गया था, इसी दौरान में वापस होश में आता है और वो कहता है मैं कहाँ हूँ, यहाँ मुझे कौन ले आए, मुनाफे के दुश्मन मुझे यहाँ घसीट के ले आए हैं। और बोरे को फिर देखता है, कहता है कि भिखमंगों की नज़र तुझ पे नहीं पड़ जाए इसलिए चल, तुझको मैंने इतना सही संभाल के रखा था और तू बाहर आ गया, इतने इतने चौकीदारों के बीच में रखा था फिर भी तू निकल के आ गया। बोरा कहता है हाँ मैं निकल के आ गया, तूने मेरे को गोदामों में भर के कैद करके रखा था, मैं तेरे तिजोरियां भरने के लिए नहीं हूँ। लेकिन लाला उसको भी धमकाता है और बोरा कहता है कि मैं किसी भी हालत में नहीं लौट सकता। और लाला कहता है कि तेरी मजाल, अर्थात ज़बरदस्ती अनाज को या खाने पीने के सामान को येन केन प्रकारण, जो जमाखोर लोग हैं, जो लाला है वो जमाखोरों का प्रतीक है, उसको पकड़ करके जबरदस्ती ले जाता है और कहता है कि मेरा कारोबार ही तुम्हारे पर ही टिका है। उस बीच में मदारी जमूरा आ जाता है तो मैं इसको लोगों को कैसे दे सकता हूँ, इसलिए इसको ले, और वो उसको लेके चला ही जाता है। और लाला जो है उन लोगों को दूर करने के लिए पुलिस को बुलाता है। अब देखिए यहाँ पता लगता है कि पुलिस भी लाला के साथ है। उचित बात तो कौन करें, मदारी और जमूरा अर्थात आम जनता। लेकिन पुलिस किसकी तरफदारी कर रही है, उस दोषी व्यक्ति की, उस चोर व्यक्ति की, उस कानून को तोड़ने वाले व्यक्ति की या कानून के खिलाफ बात करने वाले व्यक्ति का पक्ष लेती है। और पुलिस वाला उनको बाहर ले जाता है और बाहर उनको करते ही लाला से 10 रुपए का नोट ले लेता है। तो पुलिस वालों की स्थिति भी यहाँ इन जमूरे और मदारी के माध्यम से लेखक बताता है आम जनता की स्थिति क्या है। फिर वो आपस में बात करते हैं कि हमको तो बाल मारा। जमूरा कहता है कि मैंने देखा था कि लाला ने जो है पुलिस वाले को 10 रुपये दिए थे। तो जमूरा कहता है कि मेरे को भी ऐसी ही ड्यूटी दिलवा दो ताकि मेरे को भी रुपए मिलते रहें। और फिर जमूरा जो है वो कहता है खोलो दरवाज़ा सेठ जी, खोलो दरवाज़ा सेठ जी। लाला भी कहता है सुबह सुबह आ गए रैंकने, क्योंकि उनको इस दौरान में पुलिस वाला एक बात बताता है कि लाला की दुकान पे जाइए, लाइन में लगिए, वहाँ आपको राशन मिलेगा। लेकिन वहाँ जा कर के राशन नहीं मिलता, ये बात यहाँ स्पष्ट होती है। क्योंकि सेठ जी से जब बात होती है, पहले तो बदतमीजी से बोलते हैं सेठ, और फिर कहते हैं मांगने पर कहते हैं कि ये चीज़ें तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई, इस चीज़ पे सरकार ने रोक लगा रखी है। उस दौरान में केरोसिन बड़ी मुश्किल से मिला करता था, रोज़ रोज़ आता भी नहीं था। और फिर सेठ भाव बताता है कि फिर भी चाहिए तो मेरे पास हो सकता है थोड़ा बहुत बचा खुचा पड़ा हो, तो भाव दुगने तिगने मांग रहा है। तो जमूरा वगैरह कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा है,
जबकि सरकार ने तो इतनी रेट नहीं कर रखी, सरकार ने तो इतनी इतनी रेट कर रखी है। कहता है कि सरकार ने जितनी रेट कर रखी है तो जाके सरकार से लो, या रेडियो घोषणा कर रहा है तो रेडियो से जाके ले लो, मेरे यहाँ तो इसी भाव रहेगा। जब कहते हैं कि हम आपके खिलाफ रपट लिखवाएंगे, आम जनता कहती है, जमूरा कहता है, मदारी कहता है, तो कहता है कि आप चाहे वहाँ रिपोर्ट लिखवा दो, मैं तो फ़ायदा लेकर ही इस अनाज को दूंगा, क्योंकि यदि मैं नहीं लूँगा तो फिर लोगों को जो लाखों रुपए चंदा दिए हैं, किनको, नेताओं को और बड़े बड़े अफसरों को, तो उनको दिया हुआ मैं वापस कैसे अपना कमाऊंगा। तो इस तरह से ये एकांकी जो है चलती जाती है। गिरफ्तार वो नहीं होते, बल्कि पुलिस वाला भी पकड़ के आम जनता को ही सामान्यतः ले जाता है। लेकिन आगे जा कर के जमूरा और मदारी जो है आम लोगों को जागरूक करते हुए जाते हैं कि आप लोग हमेशा जागरूक रहिए, और जो जमाखोरी हो रही है उसके खिलाफ जागरूक रहिए, उसका विरोध करिए और अपने अधिकार को पाने की कोशिश हमेशा करते रहिए। विभिन्न तरीके से ये बातें हमारे सामने आती है। लेकिन उन परिस्थितियों से दुखी होकर के मदारी कहता है कि अब चल, यहाँ अपने कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है, चलो हरिद्वार चलो। तो कहता है हरिद्वार में तो बहुत से नाटककार बैठे हैं, हमारे जैसे बहुत से मदारी बैठे हैं, हर दो में से एक मदारी है, अर्थात वहाँ ऐसे लोग बदमाश बहुत हैं। तब कहता है कि वहाँ मैं मदारी कमाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि वहाँ संन्यास लेने के लिए जा रहा हूँ। तो जमूरा कहता है कि आप संन्यास ले लेंगे तो इस भेड़ रूपी जनता को, इस सीधी सादी भोली वाली जनता को जागरूक कौन करेगा? ये तो आज तक कुछ नहीं बोली है, आगे भी कुछ नहीं बोलेगी, तो कैसे काम चलेगा इसका? तो फिर मदारी कहता है कि नहीं, जनता जागरूक हो गई है, जनता को जागरूक रहना चाहिए। तो इस तरह से ये एकांकी यहाँ पूरी होती है। और ये बात जो है अंत में आते आते जमदारी के माध्यम से कहता है कि जमूरे, इस देश का बंटाधार नहीं होगा, इस मजमे में खड़े और बैठे तमाशबीन कोई काठ के उल्लू नहीं है। जमूरा जो पहले कहता है ना, काठ का उल्लू, तो ये आपके से प्रसंग व्याख्या के लिहाज से भी ये पद काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको आप जरूर देखिएगा। तो ये जाते जाते भी एकांकीकार इस बीच में कहलवा देता है कि कल जब आप दफ्तर, अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान, अपने स्कूल, अपने कॉलेज, घर से निकलेंगे तो शायद ये मदारी और ये जमूरा आपको चौक के बीचों बीच हिंदुस्तान की सच्चाई दिखाने के लिए न मिले, पर यह मंत्री, यह सेठ, यह पुलिस, ये आपको रोज मिलेंगे। अर्थात संघर्ष करने वाला, लोगों को मार्ग दिखाने वाला हमेशा वर्तमान नहीं रहता है, वो कभी कभी आता है। ये हिम्मत बहुत कम लोग दिखा पाते हैं, लेकिन भ्रष्ट लोग समाज में हमेशा रहेंगे। आपको अपनी आंखें खुली रखनी होगी, तो जनता को चाहिए कि अपनी आंखें खुली रखे। आपको अपने दिमाग रोशन रखने पड़ेंगे, आपको सोचना होगा, आपको फैसला करना होगा, आपको फैसला करना होगा कि आपका असली दुश्मन कौन है। तो इस तरह से ये एकांकी यहाँ पूरी होती है। तो अब आते हैं हम इस एकांकी के उद्देश्य पर। जब ये एकांकी लिखी गई थी तो भारत में ये जो राशन वाला जो काम है वो चलता था। भोजन वगैरह प्राप्त करने के लिए राशन के माध्यम से हमको चीज़ें लेनी पड़ती थी, खासतौर से गरीबों को। और राशन कार्ड भी बड़ी मुश्किल से बनता था, उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी। फिर राशन से आप लेने जाते थे तो राशन बांटने वाला जो होता था वो भी पूरा राशन नहीं देता था, वो भी कम देता था या देता ही नहीं था। तो और बाजार से वो चीज़ें गायब हो जाती थी। क्यों? जमाखोरी। फिर उसका भाव बढ़ाकर बेचते थे तो वो हो गई कालाबाजारी। और वो सब होता कैसे था? एक तो जनता की निष्क्रियता से, जनता की अज्ञानता से, जनता का अपने अधिकारों से परिचय नहीं होने के कारण, परिचित नहीं होने के कारण। दूसरी चीज, जो सरकारी अमला था वो रिश्वतखोर हो गया था, जो व्यापारी थे वो बेईमान हो गए थे, और व्यापारियों का, नेताओं का, अधिकारियों का एक इस तरह का गठजोड़ पैदा हो गया था। वो इसमें स्पष्ट किया है। इंस्पेक्टर, पुलिस वाला, सेठ, नेता,
समाज सेवक, इन सब का लिया और इन सब का गठजोड़ इस एकांकी में दिखाया कि किस तरह से ये गठजोड़ अनाजों की कालाबाजारी करके, जमाखोरी करके, आम जनता की पहुंच से उसको बाहर बनाता है, फिर महंगे भाव करके उससे पैसे कमाता है और आम जनता दुख पाती रहती है। ये चीज़ यहाँ लेखक इंगित करना चाहता है। संवाद बिल्कुल सरल हैं, सरस हैं, हमारे को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं। और एक खास बात यह कि जिस उद्देश्य की तरफ एकांकीकार जाना चाहता है, ले जाना चाहता है, उस उद्देश्य की तरफ इन संवादों के माध्यम से हमारा ध्यान आकर्षित कर लेता है। जय हिंद, जय भारत।